Hello friends, my name is Astha and I welcome you back to my YouTube channel GRF Achievers. So today we will discuss about research proposal. Research proposal होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। और मैं बात करूँ तो जो रिसर्च प्रपोजल है ये हमें डिसर्टेशन से पहले लिखना होता है, थीसिस बनाने से पहले और इवन टू गेट एडमिशन इन PhD. So our research proposal is designed to persuade someone that your project is worthwhile. कि आपको मतलब ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसका फॉर्मेट आपको मतलब ये शो करना होता है कि जो आपकी टीम मेंबर्स बैठे होंगे इंटरव्यू के टाइम पे कि आपको उनको आपका प्रपोजल पसंद आए तभी आप PhD के लिए एनरोल्ड होंगे. सो इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल देन स्टे ट्यून टू माई वीडियो एंड वॉच टिल द एंड. And also don't forget to like and subscribe my channel. So one more thing I want to mention here is that आप कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हो PhD में किसी भी यूनिवर्सिटी में देन रिसर्च प्रपोजल का जो फॉर्मेट होता है वो मोर और लेस सेम ही होता है. बट फिर भी मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगी कि एक बार अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके देख लीजिए कि जहाँ पे आपको अप्लाई करना है अप्लाई कर रहे हैं कि आपका जो फॉर्मेट है या फिर कुछ उन्होंने गाइडलाइंस वगैरह दी हुए हैं या नहीं. काफ़ी बार क्या करती है यूनिवर्सिटीज़ अपना एक फॉर्मेट दे देती है फॉर एग्जांपल कि कितने वर्ड्स का बनाना है आपको, क्या क्या उसमें पॉइंट्स होने चाहिए या फिर क्या क्या उसमें कितना वर्ड बिब्लियोग्राफी कितनी लंबी होनी चाहिए, मतलब अच्छे से देते हैं. बट जो नॉर्मल आप कहीं भी जाएंगे तो रिसर्च प्रपोजल ज़रूरी होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च प्रपोजल पहले ही मांग लेते हैं जब हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है. और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आफ्टर एंट्रेंस जब हम इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड होते हैं तब हमें रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है. तो अगर आपका नेट हो चाहे JRF हो, रिसर्च प्रपोजल तो सबके लिए मैंडेटरी है. तो आपको किसी भी सिचुएशन में रिसर्च प्रपोजल तो बनाना ही पड़ेगा अगर इफ़ यू आर विलिंग टू डू PhD. सो आपको रिसर्च प्रपोजल की सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के थ्रू दूंगी. सो आज की वीडियो में हम कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेगी. So many students face these kind of problem while drafting research proposal for interview कि इंटरव्यू में कैसे बनाऊँ, क्या टॉपिक्स होते हैं, लिटरेचर रिव्यू का ही नहीं पता होता कि उसमें लिखना क्या होता है, ठीक है. तो मैं आपको सारे पॉइंट वाइज और आपको 1 to 1 बताऊंगी स्टेप वाइज कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे बाद में क्या आता है, क्या उनकी वर्ड लिमिटेशंस है, सब कुछ. सो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. सो रिसर्च प्रपोजल जो है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होना चाहिए. और वन मोर थिंग गाइस, अपने टॉपिक वही चूज़ कीजिए जिसमें आपका एरिया इंटरेस्ट हो, क्योंकि आप PhD कोई 1 या 2 साल की नहीं है कि आपको बस काम चलाओ वाला जो चीज़ होता है वो करना है. यू हैव दिस इज़ अ बिग कमिटमेंट आई कैन से 4-5 years का जो कमिटमेंट होता है, तो उसमें आपका एरिया इंटरेस्ट होगा तभी आप इतना लंबा कर पाएंगे उसको, वरना आप उसको बीच में क्विट करने का भी मन करेगा. सो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि सबको एक आप ब्रॉड एरिया सेलेक्ट कर लीजिए, देन धीरे धीरे आप उसको इन डेप्थ आप उसके जाइए, देन आपको पता भी चलेगा कि कैसे क्या करना होता है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ प्रपोज टॉपिक ऑफ रिसर्च. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको टॉपिक अपना एक फ्रेम करना पड़ेगा. सबसे पहले हमें रिसर्च टाइटल ही मतलब लिखना पड़ता है एंड इट शुड नॉट बी दैट मच शॉर्ट एंड नॉट टू लॉन्ग. एंड मेन आइडिया आपके टाइटल में रिफ्लेक्ट करना चाहिए. दैट इज़ द मेन थिंग. टाइटल शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, eye catching, and it should indicate accurately the subject and the scope of your research कि आपका क्या करने वाले हैं, ठीक है. Avoid using abbreviations and it is the broad area we are expected to investigate. because अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी ABC जो आपने टॉपिक लिया है अपना, उसी से ही आपका थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि मैं इस चीज़ पे रिसर्च करने वाली हूँ. So it specifies the area of proposed research work and is not the exact title of thesis.
The proposed research topic of the research should be written in title case, okay, and should not be that much lengthy. एंड ऑल्सो ये टॉपिक ज़रूरी नहीं है बाद में इंटरव्यू के बाद लोग चेंज भी कर देते हैं, इवन मॉडिफाई भी हो जाता है टॉपिक, तो ऐसा भी नहीं है कि हाँ ये आपका फाइनल, ये सिर्फ इंटरव्यू में आपके आइडियाज़ देखने के लिए कि हाँ आपको रिसर्च से कितना आप डेडिकेशन है आपके अंदर, कितना पैशनेट है, आपको रिसर्च करनी है या नहीं करनी, ये आपके इंटरव्यू में आपका ये सब ही देखते हैं. सो आप लोग अपना बेस्ट दीजिए कि कैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको सब चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए अपनी माइंड में. सो द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. सो इसमें क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और पर्पस ऑफ आवर रिसर्च स्टडी, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, जो हमारी रिसर्च है ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है फर्दर नॉलेज में, या फिर कुछ सिग्निफिकेंट है, क्या इसके आउटकम्स हैं होंगे, और ये क्या नॉलेज में कुछ हेल्प करेगी या कुछ कंट्रीब्यूट करेगी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है. इट शुड बी क्लियरली इंडिकेटिंग द परसेप्शन ऑफ रिसर्च वर्क एंड शुड नॉट बी मियर रिपीटेशन ऑफ द टॉपिक. काफ़ी बार क्या करते हैं लोग कि जो टॉपिक होता है उसको ही एलोब्रेट कर देते हैं. नहीं, हमें एलोब्रेट नहीं करना है. वी जस्ट हैव टू लिस्ट दैम पॉइंट वाइज, उनको ट्राई करो कि पॉइंट वाइज लिख दो उनको, ठीक है. बहुत ही क्रिस्प होने चाहिए, ज़्यादा डिटेल नहीं बताना है ऑब्जेक्टिव आपको, क्योंकि ये सिर्फ एक रिसर्च प्रपोजल ज़्यादा वर्ड्स का नहीं होता. लाइक काफ़ी बार सिर्फ जो IITs है वो 800 वर्ड्स ही मांगती है रिसर्च प्रपोजल के लिए, काफ़ी जगह 1000 to 1500 मांगते हैं, काफ़ी जगह 1500 to 2000. पर इसमें भी ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं, जिसमें आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से मियर रिपीटेशन हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़े बहुत ही होते हैं. तो इतना थोड़ी ना है कि आप उसको बार बार में वही रिपीट करने से अच्छा है. तो क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर. सो ये चीज़ भी आपको दिमाग में रखनी है. नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू. So literature review, in any research proposal you are required to write literature review. और literature review ये एक सर्वे होता है जो भी existing literature है, जो आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उस पे पहले क्या क्या काम हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल लिटरेचर. अब ट्राइबल लिटरेचर पर कितना काम हुआ है, क्या क्या पेपर्स लिखे गए हुए हैं, किस टॉपिक पे आप नया करने वाले हो. मतलब जैसे महाश्वेता, मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ तो मैं आपको उसका ही एग्जांपल अच्छे से दे सकती हूँ. जैसे महाश्वेता देवी है, शी रोट अबाउट ट्राइबल, ठीक है. तो ऐसा तो नहीं है कि उनका कभी कोई काम नहीं हुआ हो ट्राइबल लिटरेचर पर हमें क्या सर्च करना है कि उसमें हम क्या नया कंट्रीब्यूट करने वाले हैं. तो अगर नया कंट्रीब्यूशन के लिए हमें पुरानी चीज़ों का भी पता होना चाहिए, तभी हम नई चीज़ करेंगे या नया कंट्रीब्यूशन अपना देंगे. सो ये चीज़ ध्यान में रखिए. सो दिस इज, वी कैन से दिस इज वाई ऑफ द रिसर्च, कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, यू नो द एग्जिस्टिंग रिसर्च लिटरेचर, शोइंग दैट हाउ रिसर्च क्वेश्चन एमर्ज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू. कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन होगा कि क्या काम नहीं हुआ है, वो भी कहाँ से हम एमर्ज होता है, लिटरेचर रिव्यू से. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जो भी टॉपिक आपने चूज़ किया है उससे रिलेटेड जर्नल्स हुआ, उनमें आर्टिकल्स हुए, बुक्स हुए, पेपर्स हुए, हाँ, देन उनको हम कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं. जिस एरिया में काम हो चुका है उनकी ब्रीफ समरी लिख लीजिए, ठीक है. उनको आप धीरे धीरे कि हाँ इन्होंने या फिर किसी क्रिटिक ने ये लिखा है उसके बारे में, या इस बुक में उसके बारे में ये लिखा हुआ है. जैसे इन राइटर ने अपने आपके टॉपिक से रिलेटेड ये कहा, आपने जो पढ़े हो उसको अपने वर्ड्स में इंक्लूड करो, ठीक है. सो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसका आप रिव्यू कर सकते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट आपको पता चल गया है. इससे ही रिसर्च क्वेश्चंस हमारे मन में आएंगे, आइडियाज़ आएंगे. सो एक तरीके से ये क्रिटिकल रिव्यू होता है जितने भी प्रीवियस रिसर्च है उनका, और हम इनसे गैप्स निकालते, क्या लिटरेचर में गैप्स हैं जो हमें फिलअप करने हैं. सो इन टोटल वी कैन से दैट इट शुड क्रिटिकली टेल योर रीडर व्हाट इज नोन एंड व्हाट इज नॉट नोन इन डोमेन ऑफ योर टॉपिक, ठीक है. सो दिस इज नॉर्मली प्रिपेयर्ड आफ्टर कैंडिडेट हैज स्टडीड द कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड रिसर्च डन इन द सेम एरिया
एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एज अवेलेबल फ्रॉम जर्नल्स, पब्लिश रिपोर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इनसे जो आपका काम हो चुका है, जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर हमें पढ़ना है। टू आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हमें गैप्स पता चलेंगे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक क्लियर द इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज रिसर्च एंड द पर्टिकुलर आस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज एंटिसिपेटेड टू प्रोड्यूस एन ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द कैंडिडेट। अगर हम जब तक लिटरेचर रिव्यू नहीं लिखेंगे तब तक हमें ही नहीं पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं क्या पता वो पहले से हो चुका हो। तो इसलिए हमें एक बार लिटरेचर रिव्यू अच्छे से अच्छे आपको करना है। नेक्स्ट इज रिसर्च गैप्स और क्वेश्चंस। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च गैप्स और क्वेश्चंस, मतलब एक ही चीज़ है, वो आपको अलग से लिखने के लिए बोलती है। फॉर एग्जाम्पल DU में इस बार मांगा गया था कि आप रिसर्च क्वेश्चंस का अलग वो दिया हुआ था कॉलम, तो आपको उसमें रिसर्च क्वेश्चंस अलग से डालने थे। सो जितने भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रिसर्च गैप्स रिसर्च लिटरेचर रिव्यू से एमर्ज होते हैं, क्योंकि जब तक हम लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ेंगे हाउ वी आर एबल टू फाइंड द रिसर्च गैप्स। सो रिसर्च गैप्स आर द व्हाट ऑफ द रिसर्च, कि जो रिसर्च क्वेश्चंस क्लेम करता है और हाइपोथेसिस यू प्रपोज टू स्टडी, एंड इट इंडिकेट द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस टू बी इन्वेस्टिगेटेड, दैट इज़ द गैप इन द करंट नॉलेज। जितने भी जो गैप्स हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, सो ये आपके रिसर्च क्वेश्चंस में बदल जाते हैं। आपके दिमाग में क्या क्वेरी आई है और आप उस क्वेरी का आंसर पाने के लिए आप जो रिसर्च कैरी ऑन करेंगे, और हमें PhD उस रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं उस PhD के टाइम में, क्योंकि यही तो हमारा मेन मोटिव है। सो रिसर्च क्वेश्चंस फ्रेम करने की ज़रूरत ट्राई करिए कि ताकि इंटरव्यू पैनल को आइडिया मिले कि आप इन्वेस्टिगेट क्या करना चाह रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चन ज़्यादा मत रखिए, इट शुड बी बिटवीन 2 और 3 या फिर 4, ज़्यादा नहीं। सो लिटरेचर रिव्यू करने के बाद रिसर्च क्वेश्चन बनाने बहुत इजी हो जाता है, इसलिए पहले लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तभी हमें रिसर्च गैप्स का पता चलता है। तो व्हाट इज़ द योर कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी, ब्रिंग योर ओन आइडियाज़। नेक्स्ट इज रिसर्च मैथडोलॉजी। सो जो भी आप मेथड यूज़ करेंगे, डाटा को कैसे एनालाइज करेंगे, इट विल प्रोवाइड योर वर्क प्लान एंड डिस्क्राइब द एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर कंप्लीशन ऑफ योर रिसर्च। जैसे कि जो आप किस मेथड से अपना डाटा को कलेक्ट करेंगे अपनी थीसिस में, और या फिर आपने ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च कौन सी है, क्वालिटेटिव है क्वांटिटेटिव है। जैसे जो लिटरेचर जो चीज़ें होती है वो मोस्ट प्रोबेबली क्वालिटेटिव होती है, उसमें आपको ना आपको कुछ डाटा एनालिसिस करना पड़ता है, या फिर ना कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, क्वांटिटेटिव नहीं होती, ठीक है। तो जो क्वांटिटेटिव होती है उनमें आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट की कौन कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे। हाँ, और जैसे ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है इसमें आप लोग फील्ड ट्रिप्स वगैरह करते हैं, तो क्या करेंगे, सारे मेथड्स आपको बताने हैं इन टोटल कि क्या क्या आप अपने मेथड्स यूज़ करेंगे ड्यूरिंग दिस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये आपका एक वर्क प्लान है जिसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे आगे रिसर्च में आगे बढ़ेंगे। सो इन मैथडोलॉजी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट हाउ रिसर्च इज कंडक्टेड, अ प्लान और स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अचीव गिवन ऑब्जेक्टिव। सो रिसर्च मैथडोलॉजी में क्या होता है, चूजिंग द सब्जेक्ट, डाटा कलेक्शन, प्रोसीजर्स, डाटा एनालिसिस टूल्स, टेक्निक्स। और जो इंटरव्यूज़ आप लेंगे, जैसे काफ़ी बार ये करते हैं कि हाँ कोरोना की वजह से लोगों के मतलब मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट पड़ रहा है, तो इनके लिए आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं, सर्वेज करवाते हैं, तो ये सब इसी में ही इंक्लूड होगी कि आप क्या क्या मेथड्स रखने वाले हो। और इंटरव्यू में पूछ भी लिया जाता है कि आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होगी, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। And the last is conclusion. State about the feasibility of research
प्रपोज रिसर्च। सो इसमें आपको क्या इट इंडिकेट्स दैट कि आगे इस रिसर्च में क्या हो सकता है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए कुछ क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं हम लोग इवन, जैसे हमने इस चीज़ पे किया, फिर मतलब हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन वगैरह कि ताकि नेक्स्ट रिसर्चर को उसमें हेल्प मिले। इन नटशेल इट टेल अबाउट द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ योर प्रपोजल एंड प्रोवाइड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ योर स्टडी। ठीक है, सो जो ये एंड है ये काफ़ी स्ट्रोंग होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए और मीनिंगफुल फाइनल सेंटेंसेस होने चाहिए दैट टाइज द होल पॉइंट ऑफ पेपर टुगेदर। सो डिस्कस कीजिए इन जनरल हाउ योर प्रपोजल या प्रपोज रिसर्च वुड लीड टू अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर ओरिजिनल स्टडीज एंड हाउ इट वुड बेनिफिट द फील्ड। तो आपको ये सब बताना है, जितने भी चैलेंजेस आपको फेस किए या डिफ़िकल्टीज समराइज करना है, एक कंक्लूसिव रिमार्क देना है इसको। मतलब आपको जैसे कंक्लूड करते हैं, एसेज वगैरह भी कंक्लूड करते हैं, तो आप पूरा एक होल पॉइंट उसमें ही डाल देते हैं और उसमें कुछ आपके आगे की भी फ्यूचर स्कोप भी डालना है उसके अंदर। सो मेनली तो यही है टॉपिक्स। और लास्ट है दैट इज़ रेफरेंसेस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मेटिंग की काफ़ी ज़रूरत है। ये हमारा लास्ट में लिखते हैं रेफरेंसेस। द नीड टू फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट, इसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना, जैसे APA स्टाइल होता है, MLA फॉर्मेट होता है। तो जो भी पेपर और मटेरियल रेफ़र किया हो उसका पूरा प्रपोजल में इन टेक्स्ट आपको साइटेशन देना पड़ेगा। जैसे कुछ भी आपने किसी बुक से आपने कुछ डाला है, उससे साइट कुछ कोट किया है, तो उसको आपको साइट करना पड़ेगा, बिकॉज जब ही आपकी रिसर्च ओरिजिनल होगी। और एक गुड रिसर्चर को रिसर्च उसकी ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ डाल रहे हैं, कोट कर रहे हैं, देन यू शुड मेंशन इट। सो आपने जहाँ जहाँ से मटेरियल लिया है, प्रपोजल बनाने में हेल्प ली है, उसको प्रॉपरली रेफरेंस करें। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ रेफरेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। सो आपका जो रेफरेंसेस हैं वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। दे सपोर्ट आर आर्ग्यूमेंट्स बाय शोइंग द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच वी हैव फॉर्म्ड आवर आइडियाज़। और इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर कोई हमारा थीसिस पढ़ रहा है, देन ही और शी मे टेक द रेफरेंसेज एंड यूज़ द रेफरेंसेज टू नो मोर अबाउट योर थीसिस, कि आपने यहाँ से हेल्प ली है या कुछ भी पढ़ा है कि हाँ उसको कुछ अच्छा लगा, उसको कुछ मतलब तो वो फाइंड आउट करने की ट्राई करेगा। और इससे प्लेजरिज्म कम होता है, कि आपने अगर किसी का कोट कर दिया है तो उसको प्लेजरिज्म में हम नहीं काउंट करते, और रिसर्च में प्लेजरिज्म अलाउड नहीं है। सो इससे हम जिसका काम हमने यूज़ किया है उसको हम एक क्रेडिट भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है उसको अपना काम बना के, देन दिस इज़ वेरी रॉन्ग अगेंस्ट द एथिक्स। सो साइटेशन ऑफ लिटरेचर शुड बी डन इन अ स्टैंडर्ड मैनर। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले आपको टॉपिक पे जाना है, देन यू हैव टू गो टू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, देन नेक्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू, और उसके बाद आपको रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी है, एंड देन कंक्लूज़न। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, आपको मैंने पहले भी बताया है कि हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग गाइडलाइंस देती है। तो मैं आपसे पहले ही बता रही हूँ कि गाइडलाइंस को ज़रूर देख लीजिए एक बार, कुछ भी प्रपोजल लिखने से पहले। अगर उन्होंने गाइडलाइंस नहीं दी है तब आप इस फॉर्मेट से, और मोर और लेस सेम ही होता है। बस काफ़ी बार जैसे रिसर्च क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें बताया है, काफ़ी यूनिवर्सिटी जैसे स्पेसिफिकली नहीं मांगती है, तो आप उसको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में किसी तरह उसको फ्रेम करके डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पर। और एक और चीज़, ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स डाले हैं जो फॉर्मेटिंग में हेल्प करेंगे प्रपोजल की, जैसे पेज ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, और मार्जिन 1 इंच का होना चाहिए सारी साइड से, और हेडिंग्स और टाइम्स न्यू रोमन में होनी चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, सब हेडिंग्स कितने उसमें होनी चाहिए। तो ये सब मैंने आपको इसमें लिखा है, आप एक बार इनको पढ़ लीजिए और ये काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी उसमें। और काफ़ी मैंने पॉइंटर्स डाले हैं, जैसे पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट शुड बी जस्टिफाइड, द प्रपोजल शुड ओनली बी लॉन्ग एनफ टू प्रेजेंट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। काफ़ी बार हम क्या करते हैं, फालतू की चीज़ें उसमें डाल देते हैं, लेकिन जो प्रपोजल होता है वो
का ब्रीफ होना चाहिए, मतलब उसमें इन डिटेल नहीं डालना है, बिकॉज वो हमें इंटरव्यू के टाइम पे इतना नहीं पढ़ेंगे वो लोग। तो हमें इतना बनाना है कि उनको हमारी सारे आइडियाज़ थॉट समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ताकि वो बोरिंग लगे, इट शुड बी इंटरेस्टिंग। छोटा रखो, क्वालिटी मैटर्स। टेबल एंड फिगर शुड ओनली बी यूज्ड अगर रेलेवेंट हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेबल फिगर्स डालनी है, क्योंकि प्रपोजल में इतना मैटर नहीं करता। और यूज़ ओनली स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस, मैंने आपको पहले भी बताया है, और ट्राई कीजिए एब्रीविएशंस ना डालें। और रेफरेंस लिस्ट शुड बी अपीयर एट द एंड ऑफ योर रिपोर्ट, रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए एंड में, और प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए। इट इज़ important to be consistent while your references give full details of the reports taken as a reference, जैसे place of publication, published by which agency, etc. तो ये सब होनी चाहिए। So it's all about today's video। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था, इंडिकेशन था कि आप ऐसे बना सकते हैं। आप अपने आइडियाज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। सो ऑल द बेस्ट गाइज। एंड अगर किसी को कुछ भी रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कुछ पूछना है, देन दे कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आपका रिसर्च प्रपोजल आप अच्छे से एकदम अच्छे आइडियाज़ लेकर आइए, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट हो उस पे बनाइए और आपका अच्छा ही बनेगा। And yes, if you are preparing for UGC NET English Literature, then you can subscribe my channel. In case you like this video, please share and as far as possible जो PhD aspirants हैं ताकि उनको भी help मिले। Till then, bye bye, take care, thank you.